Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the age of Elizabeth, जिसमें इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर्स और पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे इस एज के, और साथ ही एडमंड स्पेंसर के लाइफ एंड वर्क के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Here are some other prose writer of the age. Richard Hooker, 1554 to 1600. 1554 इनका सर्टेन नहीं है, दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज किया गया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज. हिज वन ग्रेट वर्क इज द लॉस ऑफ एक्जिलियास्टिकल पॉलिटी, थियोलॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव बुक. तो इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द लॉस ऑफ एक्जिलियास्टिकल पॉलिटी, और ये कैसा वर्क है? थियोलॉजिकल और आर्गुमेंटेटिव बुक है. नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनी. 1554 इनका भी बर्थ डेट है और 1586 में इनकी डेथ हुई थी. फिलिप सिडनी के बारे में एज ए पोएट के रूप में भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे. तो हु ऑलरेडी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए पोएट इज क्वाइट एज वेल नोन बाय हिज प्रोज वर्क आर्केडिया, पेस्टोरल रोमांस एंड द डिफेंस ऑफ पोएजी, वन ऑफ अर्लीस्ट लिटरेरी एसेस. तो इनके वैसे तो ये चीफली पोएट के रूप में जाने जाते हैं सर फिलिप सिडनी, लेकिन इनका वर्क है आर्केडिया जो कि प्रोज वर्क है, पेस्टोरल रोमांस है, और इनका दूसरा वर्क है डिफेंस ऑफ पोएजी जो कि अर्लीस्ट लिटरेरी एसेज है इंग्लिश लैंग्वेज में. नेक्स्ट है सर वॉल्टर रेले. 1552 to 1618. द लाइफ ऑफ रेले is an incomprehensible mixture of the poet, school and adventurer. He is the restless spirit of the Elizabethan age personified. तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी लाइफ में क्या है, मिक्स, एक तरह से मिक्स है. ये पोएट भी, स्कॉलर भी और एडवेंचरर भी हैं. और इनको एलिजाबेथन इस जो एज है उसका रेस्टलेस स्पिरिट कहा गया है. हिज चीफ वर्क जो है प्रोज वर्क है वो है डिस्कवरी ऑफ गुयाना, a work which would certainly have been interesting and the history of the world retained to occupy his prison hour. तो जो डिस्कवरी ऑफ गुयाना इनका प्रोज वर्क है, मेन प्रोज वर्क है. इसमें क्या दिखाया गया है? सर्टेनली हैव बीन इंटरेस्टिंग, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है इनका. और इनका दूसरा वर्क है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन्होंने अपने प्रिजन आवर्स के टाइम में, मतलब ये जेल में बंद थे उस दौरान इन्होंने लिखा था. नेक्स्ट है जॉन फोक्स. 1516 to 1587. Fox will be remembered always for his famous book of martyrs, previously known as Acts and Monuments Translated, a book that is considered for good discipline. तो ये अपने बुक ऑफ मार्टायर्स जो इनका वर्क है उसके लिए जाने जाते हैं, और प्रीवियसली इस वर्क को एक्ट्स एंड मोनूमेंट्स के फॉर्म में जाना जाता था. इनका ये वर्क एक ट्रांसलेशन वाला वर्क है, मतलब इन्होंने दूसरे लैंग्वेज से या दूसरे वर्क से ट्रांसलेट किया है, और ये बुक जो है गुड डिसिप्लिन के बारे में कहता है. नेक्स्ट वन इज कामडेन. हिज ब्रिटानिका 1586 इज अ मोनुमेंटल वर्क which marks the beginning of true antiquarian research in the field of history, and his Annals of Queen Elizabeth is worthy of a far higher place. कामडेन जो है नेक्स्ट है, इनका वर्क है ब्रिटानिका. 1586 में इनका ये वर्क आया था, मोनुमेंटल वर्क है ये. और इनका सेकेंड वर्क है एनल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ये भी बहुत ही वर्दी वर्क है इनका, और हाई रैंक में काउंट किया जाता है. थोड़ा सा जॉन फॉक्स का यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है, कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है. हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड हैज़ सम वेरी vivid portraits of his helpers and enemies. His account of his famous interview with Mary Queen of Scots is clear-cut as a cameo and shows the man's extraordinary power better than a whole volume of biography. तो इनका एक वर्क है हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में जो रिफॉर्मेशन की हिस्ट्री उन्होंने लिखा है, और काफ़ी ये फेमस वर्क है. इसमें इन्होंने क्वीन जो मैरी हैं उनके इंटरव्यू को प्रेजेंट किया है, और दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट हिस्टोरियन है इस टाइम के रिचर्ड हैक्लुएट. 1552 to 1616. His principal navigation voyages and discoveries of the English nation in 3 volumes appeared first in 1589, Voyage to the North, the second in 1598 to 1600 to India and East, and the third, which is as large as the other two, to the New World.
तो इनके 3 प्रिंसिपल वर्क है, नेविगेशन, वोयाजेस एंड डिस्कवरीज। 3 वॉल्यूम्स में ये आए थे और 3 वॉल्यूम्स में फर्स्ट वॉल्यूम्स इसका पब्लिश होता है 1589 में, जो कि नॉर्थ के जो यात्रा है इनकी, समुद्री यात्रा, उससे रिलेटेड है। और सेकेंड पब्लिश्ड होता है 1598 टू 1600 में, जो ये वोयाज बताते हैं किसके बारे में, इंडिया और ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में। और थर्ड जो है इनके 2 पहले वाली वॉल्यूम के इक्वल ही लगभग बड़ा है और ये न्यू वर्ल्ड के बारे में बताता है। रिचर्ड हैक्लॉयड की एक तरह से हिस्टोरिकल वर्क है इनका। सैमुअल परचेज, हिज फर्स्ट फेमस बुक परचेज his pilgrimage appeared in 1613 and was followed by Heraclitus Posthumus और Purchase his pilgrimage in 1625। तो इनका फेमस बुक है Purchase his pilgrimage, जो कि 1613 में आया था और इसको फॉलो करता है नेक्स्ट इनका वर्क है Heraclitus Posthumus, या फिर सेकेंड है उसका नाम है Purchase his pilgrimage in 1625 में। टॉमस नॉर्थ 1535 to 1601, his version of Plutarch's Lives 1579, from which Shakespeare took the characters and many of the incidents for 3 great Roman plays। तो इनका ये जो वर्क है टॉमस नॉर्थ का प्लूटार्क्स लाइव्स 1579 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें से शेक्सपियर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं ड्रॉ करते हैं। और शेक्सपियर के जो 3 ग्रेट रोमन प्लेस है उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स भी इन्फ्लुएंस्ड है किससे, प्लूटार्क्स के लाइफ से। ही रिमेन्स द मोस्ट इंस्पायरिंग इंटरप्रीटर ऑफ द ग्रेट बायोग्राफर whom एमर्सन कॉल्स द हिस्टोरियन ऑफ हीरोइज्म। तो टॉमस नॉर्थ का ये वर्क प्लूटार्क्स लाइफ जो है सोर्स है शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क का, स्पेशली इनके 3 रोमन प्लेस का। और इनके जो इनको बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरप्रीटर रहे हैं। और इनके बारे में एमर्सन क्या कहते हैं, द हिस्टोरियन ऑफ हीरोइज्म। तो ये एमर्सन का कोट है फॉर टॉमस नॉर्थ। नेक्स्ट एडमंड स्पेंसर। तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रोज राइटर्स हैं एलिजाबेथन एज और उस टाइम पीरियड के जो पोइट्री मीन्स जो पोएट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पोएट्स इसमें सबसे पहले जो स्पेशल नाम आता है वो है एडमंड स्पेंसर। ही इज़ वेरी फेमस पर्सन ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। 1552 में इनका जन्म होता है, 1599 में इनकी डेथ होती है। इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं इनकी लाइफ क्या है। He was born in Smithfield near the Tower of London and was poor। इनके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो जिसमें ये बताया गया कि ईस्ट स्मिथफील्ड में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, लंदन टावर के करीब। और ऐसा कहा जाता है कि वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। हिज एजुकेशन बिगेन एट द मर्चेंट टेलर्स स्कूल इन लंदन। इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो मर्चेंट टेलर्स स्कूल में स्टार्ट होता है लंदन में। देन अपनी ये एजुकेशन को कैरी करते हैं कैम्ब्रिज के लिए। ही read the classics, made acquaintance with the great Italian poets and wrote numberless little poems of his own। इन्होंने क्लासिक्स पर स्टडी की और साथ ही ये बहुत सारे इटालियन पोएट्स जो थे उनके बारे में इन्होंने स्टडी की और अपने बहुत सारे पोएम जो है छोटे छोटे पोएम इस टाइम पीरियड में इन्होंने लिखा है। चौसर वॉज हिज बिलवेड मास्टर। तो इनके जो मास्टर थे जिसको ये फॉलो करते थे वो थे चौसर। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज 1576, Spencer went to the north of England where he fell in love and recorded his melancholy over the loss of Rosalind in the Shepherd's Calendar। तो कैम्ब्रिज छोड़ते हैं ये 1576 में और ये चले जाते हैं इंग्लैंड के नॉर्थ पार्ट में वेयर ही फेल इन लव। और इनको थोड़ी ये मिलांकली हो जाते हैं, शैड मूड में हो जाते हैं और ये एक वर्क लिखते हैं जिसका नाम है शेफर्ड्स कैलेंडर विच इज़ वेरी वेल नोन वर्क ऑफ हिम। अपॉन हिज फ्रेंड्स हार्वेस एडवाइस ही केम टू लंदन ब्रिंगिंग हिज पोएम्स एंड मेट लेसेस्टर गॉट रॉयल फेवर। अपने फ्रेंड हार्वेस की एडवाइस पे ये लंदन वापस आते हैं और फिर ये अपनी पोएम्स को भी अपने साथ लेकर आते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है लेसेस्टर से, जिसकी वजह से इनको रॉयल फेवर मिल जाता है और वहीं इनकी मुलाकात हो जाती है सिडनी और जो
उस टाइम के क्वींस के जो भी फेवरेट पोएट्स रहे, ऑथर्स रहे, उनसे भी इनकी मुलाकात होती है। In 1580s, through Leicester's influence, he was made secretary to Lord Grey, the Queen's deputy in Ireland, where he lived in the castle of Nilcolmen in Munster. 1580 में क्या होता है, लेसेस्टर के प्रभाव की वजह से, उनके इफेक्ट की वजह से, उनकी जो पावर उसकी वजह से इनको क्वीन बना देती हैं सेक्रेटरी। किसका? लॉर्ड ग्रे का। लॉर्ड ग्रे कौन थे? वो डिप्टी थे आयरलैंड में क्वींस के, क्वीन के डिप्टी थे आयरलैंड में, तो उन्हीं का ये सेक्रेटरी बन जाते हैं। फिर उस समय से ये कहाँ पे रहने लगते हैं? आयरलैंड में ही निकोलमैन नाम का जो काशिल है, दुर्ग है, वहाँ पे रहने लगते हैं, मुस्टर में दैट कासिल इज लोकेटेड। Later, some parts of the fairy queen were burned in the castle and he returned to England heartbroken, and in the following year 1599 he died in an inn at Westminster. फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि इनकी फेरी क्वीन, एक बहुत ही सबसे फेमस इनका वर्क है, उसका कुछ पार्ट उसी काशिल में जल जाता है, वहाँ आग लग जाती है जिसकी वजह से जल जाता है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और दुखी मन से ही वापस इंग्लैंड आते हैं। और उसी के नेक्स्ट ईयर में 1599 में इनकी डेथ हो जाती है वेस्टमिंस्टर के एक इन में। और बेन जॉनसन इनके डेथ पर कहते हैं कि ही वॉज डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड। तो बेन जॉनसन कहते हैं ब्रेड की चाहत में उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ होती है। अब ये सही है या बेन जॉनसन का ये पोएटिक स्टाइल है कहने का? नो वन नोज व्हाट इज ट्रूथ बिहाइंड दिस रिमार्क ऑफ बेन जॉनसन। He was buried beside his master Chaucer in Westminster Abbey. The poets of that is thronging to his funeral, and according to Camden, casting their elegies and the pains that had written them into his tombs. तो उस इनकी डेथ के बाद इनको चौसर के ही, जहाँ पे चौसर को बरी किया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में, वहीं पे इनको चौसर के बगल में बरी कर दिया जाता है। और इनके फनल में उस समय के जितने भी वेल नोन पोएट्स थे सभी शामिल होते हैं। कामडेन इनको लेकर रिमार्क करते हैं इनकी डेथ पे, कास्टिंग दियर एलिसीज एंड द पेन्स दैट हैड रिटेन देम इनटू हिज टॉम्स। तो ये कामडेन का रिमार्क है किसके लिए? स्पेंसर के लिए। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं स्पेंसर के वर्क को। तो वर्क ऑफ स्पेंसर में देखेंगे थोड़ा सा डिटेल। द फेरी क्वीन इज द ग्रेट वर्क अपॉन विच द पोएट्स फेम चीफली रेस्ट। फेरी क्वीन इनका सबसे महान वर्क है जिस पर इनकी जो फेम पॉपुलरिटी वो। ओरिजिनल प्लान ऑफ द पोएम इंक्लूडेड 24 बुक्स विच वॉज टू रिकाउंट द एडवेंचर एंड ट्रायम्फ ऑफ अ नाइट हु रिप्रेजेंटेड अ मोरल वर्च्यू। तो जो प्लान था स्पेंसर का फेरी क्वीन का, वो प्लान था 24 बुक्स का, जिसमें एक नाइट को रिप्रेजेंट किया गया था उसके मोरल वर्च्यू के रूप में, कि जो नाइट है वो कैसे उसके एडवेंचर को, उसके टाइम को इसमें शो किया गया, प्रेजेंट किया गया है। ईच ऑफ द वर्च्यूज अपीयर्स एज अ नाइट फाइटिंग हिज ऑपोजिंग वेज एंड द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इनके इस वर्क में क्या दिखाया गया कि हर बुक में एक वर्च्यू के बारे में बताया गया है जो कि एक नाइट के रूप में प्रेजेंट होता है और वो फाइट करता है अपने अपोजिट जो राइवल होता है वाइस से, वो फाइट करता है। और इसमें पोएम में क्या बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी बताई गई है। इट इज़ देयर फॉर प्योरली एलिगोरिकल। तो हर जो एडमंड स्पेंसर का वर्क है फेरी क्वीन, इट इज़ एन एलिगोरिकल वर्क। Spencer completed only 6 books: Holiness, Temperance, Chastity, Friendship, Justice and Courtesy. तो स्पेंसर ने जहाँ 24 बुक्स का प्लान किया था उसमें से सिर्फ 6 बुक्स इन्होंने कंप्लीट किया था। और उन 6 बुक्स के टाइटल क्या है? हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कोर्टसी। आल्सो अ फ्रेगमेंट ऑफ द 7th टीचिंग ऑफ कॉन्स्टेंसी, बट द रेस्ट ऑफ दिस बुक वॉज नॉट रिटेन और एल्स वॉज लॉस्ट इन द फायर एट नीलकोलमैन। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका 7th बुक भी था जिसका टाइटल था ट्रीटिंग ऑफ कॉन्स्टेंसी। तो इसके कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, बट ये कंप्लीट वर्क नहीं है इनका। ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने लिखा नहीं होगा या फिर जो फायर लगी थी इनके काशिल में, निकोमैन में, वहाँ पे वो लॉश कर गया फायर में ही।
The first book recounts the adventures of the Red Cross Knight representing holiness and the Lady Una representing religion. तो पहली बुक में किसके बारे में बताया गया है? रेड क्रॉस नाइट के एडवेंचर के बारे में कहा गया है। रेड क्रॉस जो नाइट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? हॉलीनेस को। और उसी में जो लेडी ऊना है वो रिप्रेजेंट करती है रिलीजन को। द सेकेंड बुक जो है वो किसकी कहानी बताता? सर गुयोन की कहानी बताता है, या टेम्परेंस, जो वर्चूस में दिखाया गया टेम्परेंस। द थर्ड बुक जो है इनका वो किसके बारे में? बेटो मैरिटिस के बारे में, जो कि चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किस वर्चू को रिप्रेजेंट करते हैं? चैस्टिटी को। इनकी फोर्थ बुक जो है कैम्बेल के बारे में है, कैम्बेल और ट्रायमंड के बारे में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंडशिप को। द फिफ्थ बुक जो इनका है आर्टिकल, ये रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को। और इनका सिक्स लास्ट वर्क जो है वो सर कैलिडोर को के बारे में है, और ये रिप्रेजेंट करता है कोर्टसी को। इनका पोएटिकल फॉर्म क्या था फेरी क्वीन में? लेट्स सी। फॉर फेरी क्वीन स्पेंसर इन्वेंटेड अ न्यू वर्स फॉर्म, सॉरी यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, मिसस्पेल्ड हो गया है, विच हैज़ बिन कॉल्ड द स्पेंसर स्टेंजा। तो फेरी क्वीन के लिए इन्होंने स्पेशल फॉर्म का इन्वेंट किया था जिसको स्पेंसर स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। स्पेंसर स्टेंजा 9 लाइन्स की स्टेंजा होती है जिसमें 8 of 5 फीट, तो जो 5 फीट्स होते हैं उसमें से 8 क्या होते हैं? 8 of 5 फीट ईच, एंड द लास्ट ऑफ 6 फीट राइमिंग ए बी बी सी सी। तो बताया गया है कि इसमें जो 5 फीट में से 8 है वो है और एक लास्ट फीट होता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है? 9 फीट बन जाता है। 8 एंड लास्ट फीट जो होता है वो 9 स्टेंजा बन जाता है। और राइमिंग जो होते हैं इनकी स्टेंजा की, स्टेंजा की, वो क्या होती है? ए बी सी। तो इस तरह से 9 लाइन्स कंप्लीट। नेक्स्ट इज मास्टरपीस इज शेफर्ड्स कैलेंडर। इनका अगला इंपॉर्टेंट वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि 1579 में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेस्टोरल पोएम्स और इक्लॉग्स, वन फॉर ईच मंथ्स ऑफ द ईयर। तो इसमें जो शेफर्ड्स कैलेंडर, इसमें 12 पेस्टोरल पोएम्स है या इक्लॉग्स हैं, और हर एक पोएम एक मंथ के बारे में बताता है, ईयर के बारे में। तो इस तरह से 12 टोटल पोएम्स हो जाते हैं। द थीम्स आर जनरली रूरल लाइफ, नेचर, लव इन द फील्ड्स, एंड द स्पीकर्स आर शेफर्ड्स एंड शेफर्डेसेस। इनके इस वर्क के जो थीम्स है वो रूरल लाइफ है, नेचर है, लव इन द फील्ड्स है, और इस जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर के स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया, तो स्पीकर्स इनके शेफर्ड्स कैलेंडर के हैं, शेफर्ड्स होते हैं और शेफर्डेसेस होते हैं। दिस फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ स्पेंसर इज नोटवर्दी इन एटलीस्ट 4 रिस्पेक्ट्स। इनका सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर, और 4 रिस्पेक्ट्स में ये इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या 4 पॉइंट्स है? फर्स्ट, इट मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट नेशनल पोएट इन 2 सेंचुरीज। तो ये पहला वर्क है जिसकी वजह से इंग्लैंड को पहले नेशनल पोएट मिलते हैं 2 शताब्दी के बाद। सेकेंड, इट शोज अगेन द वैरायटी एंड मेलोडी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। और सेकेंड जो इसकी स्पेशलिटीज़ है वो इंग्लिश वर्ड्स की जो मेलोडी और वैरायटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। विच हैज़ बिन लार्जली अ ट्रेडिशन सिंस चौसर, और ये चौसर के टाइम फ्रेम से ही क्या है, एक तरह से ट्रेडिशन बन चुका है। थर्ड, इट वॉज फर्स्ट पेस्टोरल, द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ इंग्लिश पेस्टोरल कंपोजिशन मॉडल ऑन स्पेंसर। और थर्ड इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये पहली पेस्टोरल है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि मॉडल है स्पेंसर पर। और इनका फोर्थ जो पॉइंट है, इट मार्क्स द रियल बिगिनिंग ऑफ द आउटबर्स्ट ऑफ ग्रेट एलिजाबेथन पोएट्री। फोर्थ इस वर्क की स्पेशलिटीज़ है शेफर्ड कैलेंडर के कि इसके स्टार्ट से या इसके पब्लिशिंग से ये माना जाता है कि जो एलिजाबेथन पोएट्री की ग्रेट ओपनिंग हुई है, ऐसा माना जाता है कि इसके स्टार्ट से एलिजाबेथन पोएट्री की बहुत ही अच्छी ओपनिंग हुई है, यहीं से एलिजाबेथन पोएट्री की स्टार्ट माना जाता है। अदर नोटवर्दी पोएम्स आर मदर होवार्ड्स टेल, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिसमें से है मदर होवार्ड्स टेल जो कि एक सेटायर है सोसाइटी पे। नेक्स्ट है एस्ट्रोफेल, एक एलिजी है किसके डेथ पर? सर फिलिप सिडनी के डेथ पर। एमरोटी जो कि सोनेट सीरीज़ है और किसके लिए? एलिजाबेथ के लिए है। इनके कुछ और वर्क्स हैं जो कि मैरिज हाइम्स है, इपिथैलामियन नाम से,
और इनके 4 हाइम से लव, ब्यूटी, हेवनली लव एंड हेवनली ब्यूटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है किसके, स्पेंसर के। अब स्पेंसर की पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। द 5 मेन क्वालिटीज ऑफ स्पेंसर्स पोएट्रीज आर अ परफेक्ट मेलोडी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेंसर की पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या क्या है। तो परफेक्ट मेलोडी है, अ रियर सेंस ऑफ ब्यूटी है, अ स्प्लेंडिड इमेजिनेशन है, और लॉफ्टी मोरल प्योरिटी है, एंड सीरियसनेस, एंड फाइनल वन इज डेलिकेट आइडियलिज्म। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेंसर के पोएट्री के। नेक्स्ट पोएट जो है एलिजाबेथन एज के टॉमस सेकविले हैं। टॉमस सेकविले 1536 to 1608, अर्ल ऑफ डॉर्सेट एंड लॉर्ड हाई ट्रेजर ऑफ इंग्लैंड, इज जनरली क्लास्ड विथ विट एंड सरे। तो ये अर्ल थे डॉर्सेट के और साथ ही लॉर्ड हाई ट्रेजर थे इंग्लैंड के। इनकी रैंक जो है विट और सरे के साथ रखी जाती है। इन इमिटेशन ऑफ दांतेज इन्फर्नो, सेकविले फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ अ ग्रेट पोएम कॉल्ड द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। तो इन्होंने दांते के इन्फर्नो को कॉपी किया, इमिटेट किया है, और इन्होंने एक वर्क लिखा है, पोएम लिखा है, द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। अंडर गाइडेंस ऑफ एन एलिगोरिकल पर्सोनेज कॉल्ड सॉरो, he meets the spirits of all important actors in English history। तो इसमें एक एलिगोरिकल पर्सोनेज होता है जिसका नाम है शॉरो, और फिर ये इनकी मुलाकात होती है किसी इंग्लिश हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं उनसे। द आइडिया वॉज टू फॉलो लिटगेट्स फॉल ऑफ प्रिंसेस एंड लेट ईच कैरेक्टर टेल हिज ओन स्टोरी। ये आइडिया ये कहाँ से बोरो करते हैं, लिटगेट्स के फॉल ऑफ प्रिंसेस वर्क से बोरो करते हैं, और जिसमें हर कैरेक्टर अपनी अपनी कहानी बताता है। नेक्स्ट जो पोएट है इस पीरियड के वो है सर फिलिप सिडनी। ये भी काफ़ी फेमस पोएट है। 1554 to 1586 इनका टाइम पीरियड है। एज ए राइटर ही इज़ नोन बाय 3 प्रिंसिपल वर्क्स। एक राइटर के रूप में, एक पोएट्स के रूप में ये 3 अपने मेन वर्क के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट वन हीज, और ये सारे इनके जो वर्क है इनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है। तो फर्स्ट वन इनका जो है आर्केडिया है, जो कि पेस्टोरल रोमांस है, और ये एक इंटरपोस्ट विथ इक्लॉग्स भी है, इन विच सेफर्स एंड सेफर्डेस सिंग्स ऑफ द डिलाइट्स ऑफ द रूरल लाइफ। नेक्स्ट इनका वर्क है द एपोलॉजी फॉर पोएट्री। 1595 में ये वर्क आता है, जनरली कॉल्ड द डिफेंस ऑफ पोएट्री। जनरली ये डिफेंस ऑफ पोएट्री के नाम से फेमस है। अपीयर्ड इन द आंसर टू अ पम्पलेट बाय स्टीफन गोशन कॉल्ड द स्कूल ऑफ एब्यूज 1579 में। एक्चुअली स्टीफन गोशन नाम के जो राइटर थे वो एक पम्पलेट जारी करते हैं द स्कूल ऑफ एब्यूज से 1579 में, जिसमें ये थोड़ा सा पोएट्री को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसी के जवाब में सिडनी क्या लिखते हैं, डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखते हैं। द एपोलॉजी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिकल एसेस इन इंग्लिश। इनका थर्ड वन जो वर्क है वो है द एपोलॉजी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की पहली क्रिटिकल एसेस कहा जाता है। तो जो पहली क्रिटिकल एसेस है उसमें से एक है इनका वर्क द एपोलॉजी। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स अड्रेस्ड टू लेडी पेनेलोप डेवरक्स। और इनका जो नेक्स्ट वर्क है एस्ट्रोफल और स्टेला, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है इनका, जो कि कलेक्शन है सॉन्ग्स और सॉनेट्स का, और ये एड्रेस करते हैं किसको, लेडी पेनेलोप डेवरक्स को। नेक्स्ट है जॉर्ज चैपमैन 1559 to 1634। चैपमैन स्पेंड हिज लॉन्ग क्विट लाइफ एमंग द ड्रामेटिस्ट एंड रोड चिफली फॉर द स्टेज। वैसे चैपमैन जो है ड्रामेटिस्ट के बीच में अपना लाइफ ज़्यादा स्पेंड किया और साथ ही स्टेज के लिए लिखते थे स्पेशली, बट हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ इन द मेट्रिकल ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड। इनके जो फेमस वर्क है इलियड का इनका ट्रांसलेशन है 1611 में, और ओडिसी का ट्रांसलेशन 1614 में। चैपमैन ने होमर को भी ट्रांसलेट किया था, जिसमें थोड़ा सा लैकिंग है स्पेशलिटी के और डिग्निटी ऑफ ओरिजिनल की। हैज़ अ फोर्स एंड रैपिडिटी ऑफ मूवमेंट, लेकिन जो फोर्स और रैपिडिटी ऑफ मूवमेंट है वो देखने को मिलता है चैपमैन के होमर में। ही इज़ आल्सो रिमेंबर्ड एज द फिनिशर ऑफ मार्लोस हीरो एंड लिएंडर, और ऐसा माना जाता है कि मार्लोस का जो अधूरा वर्क था हीरो और लिएंडर, उसको कंप्लीट किया था चैपमैन ने। नेक्स्ट वन इज़ माइकल ड्रेटन 1563 to 1631। ही इज़ द लेमन ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो माइकल ड्रेटन को एलिजाबेथन एज का लेमन कहा जाता है। हिज चीफ वर्क इज़ पोलियोबियन, एन एनॉर्मस पोएम ऑफ मेनी थाउजेंड कपलेट्स।
तो इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है पोलियोबियन है, और ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों कपलेट्स इस पोएम में है, बहुत ही लॉन्ग पोएम है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली वैल्यूबल वर्क एंड रिप्रेजेंट्स अ लाइफ टाइम ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इस पर बहुत सर्च किए जाते हैं। 2 अदर लॉन्ग वर्क्स इनके जो हैं वो है बैरन्स वॉर एंड द हीरोइक एपिस्टल ऑफ इंग्लैंड। इनके एक बैलेड भी है जिसका नाम है बैलेड ऑफ एगिनकोर्ट। तो एगिनकोर्ट जो बैलेड है इसमें इन्होंने राइट किया किसके बारे में, इनका एगिनकोर्ट बैलेड जो है वो लाइवली मीटर पे बेस्ट है, जिसको टेक्नीशियन आगे चल के यूज़ करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए अपने वर्क चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और इस वीडियो में आपने जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रोज राइटर्स और जो पोइट्री राइटर्स रहे हैं, मीन्स पोइट्स रहे हैं एलिजाबेथन एज के, उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है। और इसी के साथ एलिजाबेथ एज जो है वो फिनिश होता है और नेक्स्ट एज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी वीट्स के जो राइटर्स हैं 7 राइटर्स, उसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो लाना चाहती हूँ। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।